हेलो ब्रिलियंट माइंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्पर्श एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, द स्टेप्स यू टेक इन लर्निंग ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द सक्सेस एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट सक्सेस इन आवर एग्जाम। यानी कि आपको यदि एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से जो भी चीजें महत्वपूर्ण है वह लगातार सीखते रहनी होगी। और ऐसा ही कुछ सीखने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे टैरिफ्स के बारे में। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, ये शब्द लगभग 3-4 महीने से आप लगातार सुन रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पूरा ओपन ऑपरेशन करेंगे इस टैरिफ का। ये टैरिफ क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, या किसको इम्पैक्ट करता है, कंज्यूमर को किस तरह से, इंपोर्टर को किस तरह से, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से सूक्ष्मता से बहुत ही देखने वाले हैं, पूरी बारीकी से। और इसके साथ ही आप एक बात यह और जान लीजिए कि आपके सामान्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, परंतु ये आपके जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि CGPSC मेंस, उसमें एसे राइटिंग्स में, या फिर आपके पेपर 5 पार्ट 1 में, या फिर आपके पेपर 7 पार्ट 2, इनमें कहीं से भी इस प्रकार के ये क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको इस वीडियो से कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने आंसर राइटिंग में या एसे राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सब चीजों को एक एक करके बारीकी से देखते हैं। टैरिफ्स आखिर होते क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ आखिर होता क्या है? टैरिफ को यदि एक शब्द में यदि कहना हो, टैरिफ को यदि एक शब्द में हम डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं उसे सीमा शुल्क के रूप में। टैरिफ का सीधा मतलब होता है सीमा शुल्क। यानी कि यदि मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे यह है इंडिया, सपोज यह है हमारा भारत देश, और सपोज यह है दुनिया के दूसरे देश, यह है वर्ल्ड। ठीक, अब यदि एक प्रोडक्ट कोई भारत में तैयार हो रहा है, इसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के किसी दूसरे देश को। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह भारत की सीमा पार करके ही जाएगा। तो जब यह भारत की सीमा पार कर रहा है तब भारत ने इस प्रोडक्ट पर लगा दिया है एक सीमा शुल्क। यह जो एक्सपोर्ट होता हुआ सामान है उस पर यदि भारत ने लगा दिया एक सीमा शुल्क यानी कि टैरिफ, तो चूंकि यह टैरिफ एक्सपोर्ट पर लग रहा है इसलिए इसे कहते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। और यदि दुनिया के किसी अन्य देश में यदि समझो कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसे भारत द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है, उसे भारत द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है, तब यदि भारत ने इस पर एक सीमा शुल्क लगा दिया तो वह हो जाएगा इंपोर्ट टैरिफ। यदि एक्सपोर्ट पर लगाया गया टैरिफ है तो वह कहलाता है एक्सपोर्ट टैरिफ, और यदि इंपोर्ट पर लगाया गया है तो वह कहलाता है इंपोर्ट टैरिफ। सीधी भाषा में सीमा शुल्क आयातित वस्तुओं पर या फिर निर्यातित वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता है उसे बोला जाता है टैरिफ। तो यहां पर से टैरिफ की बात तो क्लियर हो गई। अब यहीं से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे टैरिफ को? एक स्पेसिफिक यदि हमें डेफिनेशन देना हो तो हम बोल सकते हैं अ टैरिफ इज अ टैक्स और ड्यूटी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स, या फिर इसे हिंदी भाषा में आप बोलेंगे टैरिफ एक ऐसा कर या शुल्क है जो सरकारों द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। और जैसा कि अभी हमने देखा, यह टैरिफ कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2। एक होते हैं इंपोर्ट टैरिफ और एक होते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। जो इंपोर्ट पर लगाया जाए वो इंपोर्ट टैरिफ, और जो एक्सपोर्ट पर लगाया जाए एक्सपोर्ट टैरिफ। यदि वैसे टैरिफ के बारे में देखें तो टैरिफ के और भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ट्रांजिट ड्यूटी, और आप कह सकते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। इस तरीके के और भी कई टाइप के टैरिफ्स होते हैं, पर आज हम मेनली यहाँ पर यही 2 टैरिफ्स को देखेंगे। उसमें भी आज हम मेनली बात करेंगे इंपोर्ट टैरिफ्स की। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वह सामान्यतः देश लगाने से बचते हैं। हर देश चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसीज आए, इसलिए वह हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसलिए कोई भी देश एक्सपोर्ट टैरिफ लगाने से बचता है जब तक कि वह बहुत ज्यादा आवश्यक न हो। बहुत ही रेयर ओकेजन ऐसे होते हैं जब कोई देश अपने एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है। यदि आप सपोज कर लो भारत में ही यदि किसी वस्तु की कमी होने वाली है, ऐसा लगता है सरकार को, या कोई ऐसी कोई चीज है जिसे वो अपने ही देश में रोकना चाहते हैं, तब जो है जनरली एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दिया जाता है, या कई बार रेयरेस्ट इवेंट में एक्सपोर्ट बैन भी कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 का जो दौर चल रहा था, लॉकडाउन, उस समय भारत ने कई वस्तुओं का एक्सपोर्ट को बैन किया था।
तो वैसे तो कोई भी देश है वो एक्सपोर्ट टैरिफ लगाने से हमेशा बचता है, ज्यादातर चर्चा में रहते हैं ये इंपोर्ट टैरिफ ही। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में या इंपोर्ट टैरिफ के बारे में। तो चलिए इंपोर्ट टैरिफ के बारे में भी एक एक कर देखते हैं। इंपोर्ट टैरिफ पहले ही आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज इंपोर्ट टैरिफ। इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो भी चीजें इंपोर्ट की जा रही है उस पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क होगा इंपोर्ट टैरिफ। अब इंपोर्ट टैरिफ यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं डेफिनेशन, और इस टैरिफ का उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाते हैं इंपोर्ट टैरिफ। इसका उद्देश्य होता है जो भी चीजें बाहर से आ रही हैं उसको अपने देश में महंगा करना, टू मोर एक्सपेंसिव द इंपोर्टेड गुड्स। अब ये सरकारें क्यों चाह रही हैं कि ये सामान महंगा हो, ये हम देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये इंपोर्ट टैरिफ्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स में हम देखते हैं। देखिए इंपोर्ट टैरिफ्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मुख्यतः ये 4 तरीके के होते हैं। इसे हम 1 बाय 1 एक एक कर देखते चलते हैं। सबसे पहले देखिए एड वैलोरम टैरिफ्स। एड वैलोरम टैरिफ्स, और ये एड वैलोरम टैरिफ्स क्या होते हैं। एड वैलोरम टैरिफ्स आर द टैरिफ्स दैट चार्जेस अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, यानी कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसका एक फिक्स्ड परसेंट ऑफ अमाउंट टैरिफ के रूप में इंपोज किया जाता है, उसे बोला जाता है एड वैलोरम टैरिफ्स। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। सपोज यहां पर हम फिर मान लेते हैं कि यह है इंडिया, यह है समझिए भारत, और यहां पर हम समझते हैं विश्व का कोई देश है, लेते हैं जैसे चाइना, यह है चाइना। अब चाइना में कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, वह भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है, और सपोज इसकी कीमत है 100 रुपए। चाइना से कोई एक सामान भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है जिसकी कीमत है 100 रुपए। जब तक इस पर सीमा शुल्क नहीं लगा है यह भारत में बिकेगा 100 रुपए में। अब भारत ने इस पर क्या किया, 40% का एड वैलोरम टैरिफ लगा दिया। तो यह 40% किसका होगा, यह इसकी कीमत का ही होगा, यानी 100 का 40%, 40 रुपए टैरिफ के रूप में देना पड़ेगा। तो भारत में इसकी कीमत हो जाएगी 140। भारत में इसकी कीमत हो जाएगी 140। तो एड वैलोरम टैरिफ्स इसी तरीके से काम करता है, वह किसी वस्तु की कीमत पर लगता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यह 100 रुपए का है, यदि चाइना ने इसकी कीमत कम करके कर दी सपोज 50 रुपए, तो भी इस पर 40% टैरिफ लगा हुआ है, तो भारत में इसकी कीमत हो जाएगी 70। और यदि इसकी कीमत बढ़ जाती है, सपोज आप मान ले इसकी कीमत हो जाती है ₹200, तब भारत में इसकी कीमत हो जाएगी 280 रुपए। क्यों, क्योंकि इस पर 40% का एड वैलोरम टैरिफ जो है वो लगा हुआ है। तो एड वैलोरम टैरिफ जो है वो इस तरीके से काम करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरे हैं आपके स्पेसिफिक टैरिफ। दूसरा है आपका स्पेसिफिक टैरिफ। ये स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, इट इज अ टैरिफ दैट लेवीज ऑन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। यानी कि यह किसी वस्तु के फिजिकल यूनिट पर लगता है। अब वह यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो पर केजी के हिसाब से हो सकता है, पर टन के हिसाब से हो सकता है, पर क्विंटल, या कोई भी उसका फिजिकल यूनिट हो, मीटर के हिसाब से, इस तरीके से किसी भी प्रकार से वह लगाया जा सकता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज फिर से एक बार देखते हैं, यह है भारत, यह है मान लीजिए भारत। फिर से कोई एक विश्व का दूसरा देश लेते हैं, समझिए ये है ब्राजील, यह है ब्राजील। अब यहां से ब्राजील से भारत में आप समझिए कि शुगर मंगाई जा रही है। हमने मंगाया शक्कर, लगभग 100 केजी शक्कर हम भारत में इंपोर्ट कर रहे हैं। सब समझिए 100 केजी ऑफ शुगर जो है भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है, और इसकी ओरिजिनल कीमत है समझिए आप 10 रुपए। 10 रुपए पर केजी इस शुगर की कीमत है। तो इसके भारत में अभी जब तक सीमा शुल्क नहीं लगा है तब तक इसकी कीमत होगी 1000 रुपए। अब भारत ने इस पर क्या किया, आपका ये स्पेसिफिक टैरिफ लगा दिया 5 रुपए पर केजी का, ₹5 पर केजी। इतना भारत ने इस पर स्पेसिफिक टैरिफ लगा दिया, यानी कि जितना भी आप 1 किलोग्राम शक्कर जो आप ब्राजील से लाएंगे उस पर आपको 5 रुपए एडिशनल टैरिफ देना होगा। तो इस हिसाब से भारत में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 1000, और ये 5 रुपए टैरिफ के हिसाब से 1500, जो भारत में बिना टैरिफ के, बिना सीमा शुल्क के 1000 रुपए पर मिलने वाली थी, वह मिलेगी 1500 पर। तो यह स्पेसिफिक टैरिफ जो है वह इस तरीके से वर्क करता है।
अगला हम देखते हैं, अगला जो टाइप है वह है कंपाउंड टैरिफ्स। कंपाउंड टैरिफ्स, अब ये कंपाउंड टैरिफ्स क्या होते हैं? कंपाउंड टैरिफ्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एड वैलोरम टैरिफ्स एंड स्पेसिफिक टैरिफ्स। यह दोनों का मिला जुला यानी कि मिश्रित रूप है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इसे हम देखते हैं, यह है, फिर से एक बार लेते हैं भारत, यह है समझिए आप, इसे थोड़ा और ऊपर करते हैं, यह है समझिए आप भारत, यह है भारत। अब लेते हैं कोई दूसरा देश, कौन सा ले, चलिए ये लेते हैं हम यूएसए, ये है समझिए यूएसए। अब यूएसए से भारत में कोई एक प्रोडक्ट आ रहा है, मान लीजिए कि हम यहां से इंपोर्ट कर रहे हैं शूज, जूते, शूज इंपोर्ट कर रहे हैं यहां से। अब ये शूज दो तरीके के भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके सड़क छाप या चालू छाप टाइप के जूते, जो कि ब्रांडेड बिल्कुल नहीं है, एकदम चालू छाप है, तो एक टाइप हो जाएगा इसके चालू छाप जूते। और दूसरा टाइप हो सकता है इसका ब्रांडेड शूज। एक है आपके चालू छाप जूते, दूसरे हम देख लेते हैं ब्रांडेड शूज है। चालू छाप जूते की कीमत आप मान लीजिए कि 100 रुपए है, और ब्रांडेड शूज की कीमत आप सपोज मान लीजिए कि यह 1000 रुपए का आता है। अब इसमें हम ये देखते हैं, दो प्रकार के जूते हो गए, एक चालू छाप और एक ब्रांडेड शूज, जो एक है 100 रुपए के और एक है 1000 रुपए के। अब इस पे भारत सरकार ने क्या किया, एक टैरिफ लगाया, सपोज इस पर एक टैरिफ लगा दिया 15 रुपीज पर पेयर। अब जूते आप मंगाएंगे तो पेयर्स में ही मंगाएंगे, सिंगल जूते तो कोई मंगाता नहीं, सीधा एक पेयर पे ही मंगाएंगे, यानी कि दो जूते का एक पेयर पे 15 रुपए हमने यहाँ पर टैरिफ लगा दिया भारत में। अब 15 रुपए के जो टैरिफ है वो चालू छाप जूते भी 15 लग रहे हैं, और ब्रांडेड शूज जो है उस पर भी 15 रुपए लग रहे हैं। हालांकि ये 100 का है और वो 1000 का, पर दोनों में टैरिफ से ये जो है ये समान लग रहे हैं। तो अब भाई ये कह रहा है कि भाई ये तो कोई सोशल जस्टिस जैसी चीज नहीं हुई, कहाँ गया आपका सामाजिक न्याय? तो भारत ने क्या किया, इस पर एक एड वैलोरम टैरिफ भी लगा दिया 10% का, जो इनकी कीमत पर लगेगा। तो अब देखिए इनकी कीमत कैसे डिफाइन होगी। यह 100 रुपए तो ओरिजिनल इसकी प्राइस हो ही गई, फिर 15 रुपीज पर पेयर के हिसाब से 15 रुपए और 10% एड वैलोरम टैरिफ्स, यानी कि 10 रुपए इसके भी जुड़ेंगे। तो अब इसकी कुल कीमत हो जाएगी 125। वहीं ब्रांडेड शूज में अगर हम देखें तो ब्रांडेड शू में 1000 रुपए जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई, साथ में ही 15 रुपए इसके पेयर के हो गए, और 10% जो है टैरिफ्स के हिसाब से हम देखेंगे तो 100 रुपए इसके भी हो गए। तो इसकी कीमत हो गई 1115, यानी कि 1115 रुपए। यह है आपका, इस तरीके से काम करता है कंपाउंड टैरिफ। तो ये है आपके कंपाउंड टैरिफ। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो है आपके है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ मीन्स जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ते जा रही है, यानी कि स्लाइड हो रही है, या तो स्केल अप हो रही है या स्केल डाउन हो रही है, तो वैसे ही जो टैरिफ्स हैं वो भी स्केल अप और स्केल डाउन लगातार होते जाएंगे। वह कैसे होंगे वो भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर भी सपोज हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक कार हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कार भी दो तरीके की हो सकती है। सपोज एक कार कोई मंगाया हमने, उसकी कीमत है 5 लाख। एक कार हमने मंगाया, उसकी कीमत है 5 लाख। अब इस पर हो सकता है एक तरीके से टैरिफ लगे कि इस पर एक टैरिफ लगे 25,000 पर यूनिट के हिसाब से, और साथ में ही 10% एक एड वैलोरम टैरिफ। और यदि हमने कोई लग्जरी कार मंगाई, सपोज वो हो गई 40 लाख की, इस पर भी हम दो प्रकार से टैरिफ लगा सकते हैं, सपोज 50,000 पर यूनिट के हिसाब से, और 15% इस पर एक एड वैलोरम टैरिफ भी। तो देखिए जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ रही है, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा, जैसे जैसे इसकी कीमत स्केल अप होती जा रही है वैसे ही वैसे इसके टैरिफ्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 10 लाख तक की कार पे कुछ एक प्रकार का टैरिफ, फिर उसके ऊपर यानी 20 लाख तक की कार पे या 20 लाख से ऊपर वाली कार पे कोई दूसरे प्रकार का टैरिफ, 40 लाख के ऊपर की कार पर कोई तीसरे प्रकार का टैरिफ। इस तरीके से यदि आप टैरिफ डिफाइन कर देते हैं तो ये हो जाती है आपकी स्लाइडिंग स्केल टैरिफ्स। ऐसे ही एक टैरिफ और होता है जिसे बोला जाता है कोटा टैरिफ, यानी कि कोटा, सपोज आपने मान ली कि 20 लाख की कार मंगा रही है, आपने 100 यूनिट्स के ऊपर मंगाई तो फिर इतने टैरिफ्स लगेंगे। ये कंपनीज पर जनरली लगते हैं। तो इस प्रकार के और भी कई टाइप के टैरिफ्स होते हैं, हालांकि हम अभी यहाँ पर इन 4 टैरिफ्स को ही देख रहे हैं। तो ये 4 टैरिफ्स
कौन कौन से हैं? एक तो है आपके एड वैलोरम टैरिफ्स, फिर स्पेसिफिक टैरिफ्स, फिर कंपाउंड टैरिफ्स और स्लाइडिंग स्केल टैरिफ्स। तो ये इतने प्रकार के आपके टैरिफ्स के टाइप हैं। चलिए अब इसमें हम आगे ये समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स क्या क्या। इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स क्या होते? दोनों प्रकार के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और कंट्रीज जो हैं वो टैरिफ्स इंपोज क्यों करती है। सबसे पहले यह करती है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को या डोमेस्टिक मार्केट्स को बचाने के लिए। अब यह बचाएंगे किस तरीके से, मैं इसको आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 2022-23 की बात है, जब भारत ने चाइना से बहुत अधिक सोलर पैनल्स लगातार इंपोर्ट कर रहे थे। भारत द्वारा चाइना से बहुत सारे सोलर पैनल्स लगातार इंपोर्ट किए जा रहे थे, जिससे यहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहे थे। क्योंकि चाइनीज सोलर पैनल सस्ते थे मार्केट में, लोगों द्वारा वही ज्यादा खरीदा जा रहा था, कंपनीज के द्वारा भी। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के सोलर प्रोडक्ट्स है वो बिक नहीं रहे थे, उनकी आमदनी कम हो गई, जिससे क्या हुआ, कई लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ रहा था। ये सारी चीजें नोटिस की इंडियन गवर्नमेंट ने, और भारत सरकार ने चाइनीज सोलर जो इंपोर्ट हो रहे थे, चाइनीज सोलर प्रोडक्ट्स वगैरह, उस पर 40% की उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो इससे क्या हुआ, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर प्रोडक्ट्स की वो बूस्ट हुई, वो मार्केट में ज्यादा तेजी से बिकने लगी। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। जैसे देखिए, हम मानते हैं चाइना से हमने कोई मंगाया सोलर प्रोडक्ट, यह है इंडिया, यह है सपोज चाइना। अब यहां से हम मंगा रहे हैं सोलर प्रोडक्ट्स। अब चाइना से सपोज जो सोलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसकी कीमत आप मान लीजिए कि है 6 लाख, और भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कीमत है सपोज आप मान लीजिए 7 लाख। तो चाइना के प्रोडक्ट्स अभी सस्ते हैं। अब भारत ने क्या किया, इस पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। 40% इसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दिया है। अब इसकी कीमत जो है ये कुल हो जाएगी लगभग, आप राउंड फिगर में माने तो लगभग 8.5 लाख इनकी कीमत हो जाएगी। तो देखिए अब इनकी एंट्री जो है इंडियन मार्केट में वापस होगी, इनके प्रोडक्ट्स अब ज्यादा बिकेंगे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इन उद्देश्यों से भी कई बार जो है सरकारें यह इंपोर्ट टैरिफ्स लगाती हैं। कई बार तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि यही एक बड़ा एम बन जाता है इंपोज टैरिफ्स वगैरह इंपोज करने के। दूसरा कारण होता है रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। यदि इंपोर्ट टैरिफ कोई सरकार लगा दी है तो वो जो टैरिफ के रूप में एडिशनल इनकम जो आ रही है वो उस देश की सरकार को ही जाती है। और वैसे देखा जाए तो आप मान लीजिए 70-80 के दशक तक ये जो इंपोर्ट टैरिफ थे ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बहुत बड़े सोर्स थे। आजकल तो इनकम के बहुत सारे डाइवर्स सोर्स हो गए हैं, इसलिए इनके जो इनकम है वो थोड़े कम हो गए हैं, परंतु फिर भी अभी भी इनकी महत्ता बनी हुई है। इसलिए रेवेन्यू सोर्सेज के रूप में भी गवर्नमेंट जो है टैरिफ्स कई बार इंपोज करती है। तीसरा देखें हम, तीसरा कारण होता है प्यूनिटिव एक्शन। एक आप कह सकते हैं यदि किसी देश ने हम पर जबरिया इंपोर्ट टैरिफ्स इंपोज कर दिया है तो भारत सरकार जो है रिटेलिएशन में भी एक टैरिफ इंपोज कर सकती है इन पर। या फिर हम देखें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई देश अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारी छवि बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक तरीके से इकोनॉमिक चोट पहुंचाने के लिए भी ऐसे टैरिफ्स इंपोज कर लिए जाते हैं। यदि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो 2020-21 के समय की बात है, जब मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो है भारत के बारे में कुछ इस तरह का ही अनर्गल बातें कर रहे थे, तो भारत ने पाम ऑयल पर लगभग 40 से 50% का जो है इंपोर्ट टैरिफ इंपोज कर दिया था। ऐसे एक्शंस कई देश लगातार लेते रहते हैं। तो ये तो हो गए, हम देखें कि कंट्रीज ऐसे टैरिफ्स इंपोज क्यों करती है। फिर हम अब देखते हैं कि ये टैरिफ जो है बिजनेसेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं। या इस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं कि एक तो होता है कंज्यूमर्स के लिए प्राइस जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं, हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। लैपटॉप पर लग गए यदि टैरिफ्स तो लैपटॉप महंगे, मोबाइल पर लग गए तो मोबाइल महंगे। फिर इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सपोज यूएसए, या आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 2018 की बात है जब अमेरिका ने चाइना से जो स्टील इंपोर्ट हो रहे थे उनके देश में, उन पर उन्होंने टैरिफ लगाया था 40% के। तो अब यूएस में आने वाले जो स्टील्स हैं वो महंगे हो गए। इससे क्या हुआ, उनके कारों की कीमत भी बढ़ गई, इससे उनकी सेल जो है बिक्री वो डाउन हो गई, इससे उनके शेयर मार्केट्स भी डाउन होने लगे थे। तो देखिए किस तरीके का आर्थिक नुकसान इंपोर्टर्स को झेलना पड़ा। ये तो नुकसान एक तरफ। दूसरी बात यह भी है कि इन
टैरिफ से बचने के लिए अब ये जो इंपोर्टर्स है वो क्या करेंगे, नए सप्लायर्स खोजेंगे। नए सप्लायर्स ऐसे तो है नहीं कि पहले से रेडीमेड बैठे हैं, उनको खोजेंगे, फिर उनके साथ डील्स होंगी, एग्रीमेंट साइन होंगे, तब उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, तब जाकर के उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इससे डिलीवरी लेट होती है और डिलीवरी लेट होने के साथ साथ कंपनी को भी लगातार फाइनेंस का नुकसान झेलना पड़ता है। ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंपोर्टर्स को और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन भी बहुत ज्यादा इससे डिसरप्ट होती है। अब वह कैसे डिसरप्ट होती है ये भी आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज इसको हम देखते हैं इस तरीके से, ये मान लेते हैं ये है यूएसए, इसे मान लेते हैं चाइना। अब यूएसए जो है वो चाइना से स्टील इंपोर्ट कर रहा था, उस पर इसने लगा दिए, यह चाइना से एक तरीके से आप समझिए कि स्टील इंपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ से सपोज कोई प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है, सपोज आप मान लीजिए नट एंड बोल्ट्स वगैरह जो है यूएसए मैन्युफैक्चर करके और भी कई देशों को भेज रहा था। यह जो नट एंड बोल्ट्स है, स्टील प्रोडक्ट वगैरह है, वो और भी कई देशों को वो भेज रहा था, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर नट एंड बोल्ट्स का यूज करके ये देश भी कई प्रोडक्ट अपने बना रहे होंगे और ये भी कई देशों को बेच रहे होंगे सामान अपने, ये भी कई देशों को बेच रहे होंगे सामान। अब यूएसए ने क्या किया, इनके जो स्टील इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना के थ्रू, उस पर यहाँ पर लगा दिया टैरिफ। अब यहाँ की जो आपके समझिए इंपोर्टर्स हैं वो नए सप्लायर्स खोजने शुरू किए। जब तक उनके पास ये सारी चीजें आएंगी, सप्लायर मिलेंगे, डील साइंस होंगी, तब तक सारी चीजों का प्रोडक्शन यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ रुका हुआ है तो इनको नट बोल्ट की सप्लाई बंद हो गई, तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाना था वह भी लगातार डिले होता गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही टैरिफ लगाया, इनके तो रुके ही रुके, यहाँ पर भी सारी चीजें जो है लगातार रुकने लगी, यानी कि आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो लगातार डिसरप्ट होते गए। इसका मतलब ये होता है। तो ये चीजें देखिए, जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाए, एक तो इंपोर्टर्स पर भी इंपैक्ट पड़ा, साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन भी लगातार डिसरप्ट होती गई। फिर आखिरी में एक इफेक्ट है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक बिजनेसेस। डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये लगाते ही हैं, पर इसका एक कॉस्ट भी निकल कर सामने आता है। वह इस तरीके से कि जब तक बाहर की कंपनियां यहाँ पर है तब तक यहाँ पर कंपटीशन बना हुआ है। जहां टैरिफ्स लगे और विदेशी कंपनियां देश से बाहर होती है तो वहां पर जो इंटरनल कंपटीशन बस रह जाता है, जो बाहर के फैक्टर्स हैं उनसे कंपटीशन कम हो जाता है। तो देश में एक तरीके से आप देखिए जो प्रतियोगी उत्पादकता की प्रतियोगिता है वह लगभग सीमित हो जाती है। इससे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगातार जो ये एफर्ट लगा रहे थे वो कम होता जाता है। इससे क्वालिटी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन जो है हमारे देश में कम हो जाती है। यह भी एक इसका बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी है, पर कंट्रीज क्या है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि इनसे लाभ कितनी हो रही है और हानि कितनी हो रही है। इस तरीके से बैलेंस करके फिर टैरिफ इंपोज करने का डिसीजन लिया जाता है। और इस टैरिफ से बचने का रास्ता क्या है, कई बार कंट्रीज इनसे बचने के लिए जो जिन देशों के साथ मैत्री संबंध है सपोज या नहीं भी है, उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एफटीए एग्रीमेंट साइन कर लेती है। एफटीए मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। ऐसे एफटीएज वो साइन कर लेते हैं जिसमें पहले से ही डील हो जाती है कि इन पर किस तरीके के इंपोर्ट्स ड्यूटी वगैरह लगेंगी, किन पर नहीं लगेंगी, किन पर मिनिमल लगेगी, ये सारी चीजें पहले ही साइन हो जाती है। तो ये सब झमेला फिर बाकी देशों के लिए रह नहीं जाता है। भारत ने भी कई कंट्रीज के साथ आप कह सकते हैं एफटीएस साइन किए हुए हैं। लगभग 13 एफटीएस हैं जिसमें 13 एफटीएस जो है भारत ने साइन करके रखे हैं। और अभी भी कई देशों के साथ लगातार एफटीएस की बात चल रही है। वह देश कौन कौन से हैं इसको भी एक नजर डाल लेते हैं। यह देश इजराइल है, यूरोपियन यूनियन, कनाडा के साथ तो ये जो बातें हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई है। फिर यूके है, फिर पेरू है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के भी पीएम आए हुए हैं भारत में यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करने के लिए। फिर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। इन सभी के साथ भारत जो अभी लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये था पूरी तरीके से टैरिफ का सार। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और साथ में यदि आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक से जुड़े हुए या किसी टॉपिक्स पर आपको जानकारी चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमको जानकारी दे दीजिए। तो इतना ही टैरिफ के बारे में था। उम्मीद है आप इससे कुछ नया चीज सीखे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।